अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया गया है, इस पर बात करेंगे। कल जो है वो हफ्ता भी है, हफ्ते के रोज़ ये इजलास बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है, क्या कल आईनी तरमीम पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान किस जानिब देख रहे हैं, क्या वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या अपोजिशन का हिस्सा बनकर ही रहेंगे इस आईनी तरमीम के हवाले से। उसके साथ साथ नाज़रीन, वजीर आला KPK का बयान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मुतालिक, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हुकूमत ने इस बयान को विफाक के ऊपर हमला करार दे दिया है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। हसन साहब, आई थिंक आज जो है ना, दोनों को मैंने सीनियर करार दे दिया है। पहले आपने नाम लेना था मुसद्दिक मलिक साहब का, फिर आपने नाम लेना चाहिए था मुझे। चीफ गेस्ट होता है ना, हमेशा एंड पर आता है। अच्छा, मैं तो उनकी ऑनर में कह रहा था, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा था। बार चले, जितने सीनियर होते हैं हमेशा एंड पर चले, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो ठीक हैं, तो इसलिए सो मुसद्दिक साहब से शो का आगाज जो है वो हम करेंगे। सर, ये बताइएगा, कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या ये आईनी तरमीम पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? आप तो कराची भी जा रहे थे, रुक गए। कौन सी आईन किस आईनी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं? ये जो आप लोग देखिए, आईन में तो बहुत सी गुंजाइश है। आइन के मुताबिक तो मैंने पहले भी एक मरतबा आपके प्रोग्राम में कहा, किसी एक फैसले का सर पैर किसी दूसरे फैसले से नहीं मिलता। यानी एक ही फैसला एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक बेंच के जरिए करते हैं, फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक दूसरे बेंच के जरिए पूरा फैसला उल्टा देते हैं। हमारी तरह के लोग महवे हैरत रह जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इससे बड़ी वाज़े होती है एक बात कि आइन को जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो इतने मुख्तलिफ ज़ावियों से किया जा रहा है कि आइन के अंदर अब तशरीह की ज़रूरत है, इंटरप्रिटेशन की नहीं। यानी बड़ी वाज़े शक्ल में ये लिखे जाने की ज़रूरत है कि ये जो तहरीर है इसका मकसद क्या है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहा जाता है कि हम आइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ तकरार की बात की कि फैसले जो हैं उनमें कोई मुमासलत, कोई मुनासबत नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वो पंजाब असम्बली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग का झगड़ा पड़ा था, तो यही किसी को समझ नहीं आई कि ये आइन दोबारा से लिखा गया है या आइन की तशरीह, आइन की इंटरप्रिटेशन की गई है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी बड़ी वाज़े शक्ल में एक झोल है जिसको दूर करने के लिए आइनी तरमीम चाहिए। और अगर अभी तो मैं आईनी फैसलों की बात कर रहा हूँ, अगर आप कानून देखें तो उल्टा सीधा हर 6-8 साल के बाद हम कहते हैं ये फैसला जो है आज के बाद कभी साइट नहीं होगा। अरे भाई, साइट नहीं होगा तो किया क्यों था? इसका मतलब है कि कवानीन के अंदर भी वजाहत की ज़रूरत है और यही काम है असेंबली का। तो आप जब कहती हैं कि आप आईनी तरमीम करेंगे तो मैं पूछता हूँ कौन सी वाली, क्योंकि हमें तो इतनी ज़्यादा तरमीम करने की ज़रूरत है कि आपको कुछ बताना पड़ेगा या हमारे सीनियर सहाफ़ी जो है सर, वो हमें बताएंगे। आपने इतना लूज किया है कि उनको इतनी गुंजाइश दे दी है। जी हाँ, मुझे भी यही लगा। हाँ, अब सर क्वेश्चन रियायत की है। क्वेश्चन ये है, पहले तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे आपने तो 63A वाले फैसले का जिक्र किया कि वोट जो है वो शुमार नहीं होगा और जो रुकन असेंबली है उसने नाअहल हो जाना है जी। तो यानी कॉन्सिक्वेंस आ गया, लेकिन जो एक्शन था वो नहीं था। अब दूसरा मामला जो मखसूस नशिस्तों वाला जो उन्होंने फैसला दिया, और उसको तो मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कमाल हो गया है। यानी अपील जो थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, और जो पेशावर हाई कोर्ट का इम्प्यून ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। ये मतलब अपनी मिसाल आप है, यानी जब आप अपील्स अलाउ करते हैं तभी आप इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं। ये तो उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर आर्टिकल 51 जो है उससे मुतल्लिक जो उन्होंने मतलब उसकी तशरीह करके अपने फैसले में, ये कोर्ट्स हैं, इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अजीब बात है कि अदालत में एक फरियादी जाता है जी, वो कहता है कि मुझे मेरी सीटें मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद अदालत में गया, फरियाद लेके गया। अदालत में मुअज़्ज़िज़ीन जो बैठे हैं, जज साहिबान, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना, ये तो छोड़ें इस बात को, मगर हमारा ख्याल है कि ये सीटें PTI को दे देनी चाहिए। क्या आपके पास एक फरियादी आया है,
وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں تمہاری بات تو بعد میں سنیں گے, تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ جو تم سیٹوں کی بات کر رہے ہو یہ کیوں نہ کسی اور کو جو فریادی نہیں ہے اسے دے دی جائے, تو کوئی پوچھے کہ صاحب ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کیا ہمارے آئین میں ترامیم ہونی چاہیے. اب جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں بڑا واضح شکل میں یہ سامنے آ گیا کہ وضاحت کی ضرورت ہے, ترامیم کی ضرورت ہے, کیونکہ آئین میں وضاحت صرف ترامیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. اسی طرح قانون ہے, قوانین کے اندر بھی اگر جھول ہے اور ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہ ایک سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا جائے جو تمہیں سزا دلوائے. ہے کیا بات ہوئی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ, دیکھیے نا ایس ایچ او تو نہیں ہوتے نا. دیکھیے میں بات کروں, اب آپ کو میں اس سے نیکسٹ لیول بات لے کے آتا ہوں. یہ جو سزا دی گئی جی, آپ کو پتہ ہے جو ایبسکانڈر ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تھانہ سیکریٹریٹ کا مفرور تھے عمران احمد نیازی صاحب جی, پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر. ان کی درخواست کے اوپر ملک کے منتخب پرائم منسٹر کو ٹرائل کے بغیر بلیک لا ڈکشنری کو نکال کر اس کا استعمال کر کے گھر بھیج دیا گیا. یہ ہے ہماری عدالتی فیصلے. میں سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو کل آپ کا جو ایجنڈا ہے آپ کے اجلاس کا, وہ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے ابھی ایجنڈا کلیئر نہیں ہوا, ایجنڈا ابھی آئے گا اور ایجنڈا جنرلی ایوننگ میں آتا ہے جی, تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن ہمارے کئی آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز تھے جو آج چل رہے تھے, آج بہت لے دے ہوئی, بہت بد تہذیبی ہوئی, جس کا مجھے بڑا دکھ ہے کیونکہ یہ سارے ہمارے دوست ہیں. جو لوگ آئل کے بائیں جانب بیٹھے ہیں وہ بھی دوست ہیں, جو دائیں جانب بیٹھے ہیں وہ بھی دوست ہیں, اور سارے بڑے معزز ہیں. آپ شام میں کسی سے مل لیں تو اتنی زبردست گفتگو ہوگی, لیکن یہ جیسے مائی کون ہوتا ہے جی, تو نہ جانے کیا ہوتا ہے. اور آج تو کمال ہو گیا, نمبر ٹانگنے ہوتے ہیں. آج تو پتہ نہیں کس کے سامنے ٹانگنے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے, یعنی وہ زبان جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, مگر بانی کے علاوہ کچھ اپنے بچے بچیاں بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام. سوچنا چاہیے ویسے. تو جب ہم اس طرح کی زبان اور ایک دوسرے کو شٹ اپ اور یہ وہ اور اس طرح کی باتیں کریں گے, اور آج جو جھگڑا پڑا ہے وہ سارے پاکستان میں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی ساری کارروائی کا جو کام تھا وہ معطل ہو گیا. تو وہ تمام کام جو کرنے تھے وہ ادھورے رہ گئے. اب ان میں سے کتنے کام کل سامنے آ جاتے ہیں, کتنے کالنگ اٹینشن سامنے آتے ہیں, کتنا نیا ایجنڈا آتا ہے, وہ انشاءاللہ آج شام تک. سر یہ پارلیمنٹری کیلنڈر کا دن نہیں ہے. نہیں, ہم اکثر کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے سیٹرڈے کو کئی مرتبہ اٹینڈ کیے ہیں. اجلاس بلائے جاتے رہے, اجلاس ہوتے ہیں جی, زیادہ تر ہوتا ہے ایسے کہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں گھروں کو, تو سیٹرڈے کو بلائیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ترمیم لا رہے ہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی آپ اگر ترمیم لا رہے ہیں تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ترمیم جب سامنے آ جائے, میں نے آپ کو کہا اچھا چلیے 3 باتیں کرتا ہوں. پہلے, کیا ترمیم کی ضرورت ہے؟ کیا ہم ترمیم کریں گے؟ ہاں کریں گے. کب کریں گے؟ جب نمبر پورے ہو جائیں گے بالکل کریں گے ترمیم. کون سی کریں گے؟ بے شمار ترمیم ہیں. اب اس کے اندر کون سی ترمیم سامنے آئے گی, چاہے وہ آئین کی ہو یا قانون کی ہو, وہ آپ اگر بھلے سے آج رات کو پروگرام کریں ایجنڈا آنے کے بعد, تو پھر میں آپ کو ٹھیک ہے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کی ایکسٹینشنز کے حوالے سے کبھی وہ کہتے ہیں میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں, ہم تو اپوزیشن کے ساتھ ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ دیکھ لیں گے, آپ لوگوں کو سینیورٹی نہیں دیکھنی چاہیے, اہلیت بھی دیکھنی چاہیے. تو یہ جو کانفلکٹنگ بیان مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, کبھی ٹورڈ حکومت کبھی ٹورڈز اپوزیشن, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے ہمارا تو مولانا سے محبت کا رشتہ ہے, وہ ناراض ہو جاتے تب بھی محبت کا رشتہ رہتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی محبت کریں. میں تو پروگرامز کے اندر مسلسل بول رہا ہوں, سالوں سے بولتا ہوں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک واحد پولیٹیشین ہیں جو کہ آپ پورے پاکستان کی اگر جو ہے نا پولیٹیشنز کو آپ چیک کریں, وہ تمام کے جو ہے نا وہ دماغ ملیں گے تو ایک مولانا فضل الرحمان بنتے ہیں. ان کی جو ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے وہ اتنی مدلل ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو بہت سی سیکھنے کو ملتا ہے. میں تو سیکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اور جو زبان کو استعمال, ابھی 2 منٹ پہلے جو ہم کہہ رہے تھے کہ زبان وہ بولیں جو آپ اپنی بیٹیا کے سامنے بول سکتے ہیں, اتنی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں, سخت بات کرتے ہیں, بڑا سخت تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں, ہمارا بھی تنقیدی جائزہ لیتے
देते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन गुजरात ये भी कहते हैं, सुने, आपको ये नहीं लगता कि ये क्या छिछोरी बात हो रही है, क्या सड़क पे क्या बच्चे बच्चियों को सिखा रहे हैं हम? तो ये मौलाना काबिल एहतराम है, हमारी ख्वाहिश तो हमेशा से है कि हम मौलाना के साथ चलें, मौलाना हमारे साथ चलें। वो कभी मान जाते हैं, कभी नहीं मानते। मौलाना का जो फैसला होगा ये आपको किसने कहा नहीं मान रहे हैं? मौलाना आपने जिस के साथ लगाकर वो बैठे हुए हैं, मौलाना को आप बहुत लाइट लेती हैं, मौलाना बहुत हेवीवेट हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान की क्वालिटी ये है, उनके पास अगर सेनेट और कौमी असेंबली में एक नशिस्त ना भी हो, एक नशिस्त भी ना हो, तब भी मौलाना जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे रेलेवेंट आदमी है, ये है मौलाना फजल रहमान। अब ये एक और बात आपको बताता हूँ, मौलाना साहब ने अभी तक नहीं कहा कि वो आईनी तरमीम में जो वोट नहीं देंगे, वोट ना देने वो उन्होंने ऐसी बात नहीं की। वो कह रहे हैं कि हम जायजा लेंगे कि क्या तरमीम आ रही हुकूमत ला रही है, फिर हम फैसला करेंगे। और इस कई लोग जो हैं वो नादान दोस्त, वो कह रहे हैं कि मौलाना ने कह दिया जी कि मैं तो अपोजिशन के साथ हूँ, मैं हुकूमत के साथ जो है वो मैंने चाहा नहीं है, और मौलाना ने पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दी है। पहले तो मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। आप भरे प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, आप अपना दिफा करें। मैं ये तो कह रही हूँ, मौलाना साहब ने खुद कहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अवाम के मुतज़ाद काम कर रही है जी। और हम इसमें उनके मफाद के मुतज़ाद कह रही है। हाँ, उनके मफाद के मुतज़ाद काम कर रही है, और स्पेसिफिकली इसी के ऊपर उन्होंने बात की है। वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर हैं, उनका काम है हुकूमत पर तनकीद करना, लेकिन जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आएगा, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, मौलाना नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। और मौलाना फजल रहमान जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े संजीदा सियासतदान है। देखिए ना मौलाना का कमाल कि उनका जो कहते हैं कि घर, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, असद कैसर साहब और पीटीआई का पूरा वफ्द जाता है, और मौलाना जो है हर एक को वेलकम करते हैं। मौलाना हर एक के साथ इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आते हैं। यही होनी चाहिए वज़ादारी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली 2014 से जो है वो उसकी डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। तो ये चीजें मौलाना से बाबा क्लियरली कह रहे हैं, हम तो ऑपोजिशन का पार्ट हैं और रहेंगे। तो नहीं, मगर कोई बंदिश वोट डालने पे तो नहीं है कि वो किस जगह पे, अगर वो समझते हैं ऑपोजिशन में भी हर पार्टी और हर पार्टी का फर्द अपनी मर्जी से वोट तो कर सकता है, तो अगर वो कहें कि मैं तो ऑपोजिशन के दूसरी तरफ बेंच के बैठूंगा जी, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन वो कहें कि इस बिल पे मेरी ये पोजीशन है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता जी। तो आपने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो आपसे इत्तेफाक नहीं करते? जी, नादान दोस्त। नादान अच्छा, एक और बात है, ये जो आईनी तरमीम अगर होगी ना, तो मैं काफी अर्से से कहता हूँ, अब ये सवाल ये है कि जो तहरीके इंसाफ की आज़ाद हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये आज़ाद हैं, या ये मादर पिदर आज़ाद हैं, ये आप देखें। अब सोचने की बात ये है, ये फैसला होगा कितने मादर पिदर आज़ाद हैं। हाँ, मैं तो ये भी सोचता हूँ कि कुछ सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग हैं, जिनको कहा गया ये सीटें इनको मिलेंगी, उन्हें आज़ाद कहा गया जी। उन्हें कहा गया कि ये गालिबन, अगर मेरी इंटरप्रिटेशन सही है, तो उन्होंने कहा इतनी सीटें तो आज़ाद जी, आज़ाद है, और इतनी सीटें जो है वो पीटीआई की हैं, तो आज़ाद है। फिर क्या फैसला अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो जो फैसला है, आप चाहें तो इसमें कर डालते हैं, वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा नहीं। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि वो गैर आईनी फैसला है। अदालत अपना इख्तियार आईने पाकिस्तान से लेती है। अदालत सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह रहे हैं कि गैर आईनी फैसले कर रही है? जी, कर रही है। अगर वो ना करें तो मैं क्यों कहूँगा जी वो कर रहे हैं? ठीक। अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कहूँ कि वो ये कर रहे हैं? आप ठीक है। हाँ, तो बात ये है तो कि ये वो चीजें हैं कि हमें अपने अंदर मोरल करेज होनी चाहिए, सच को सच मुझे कह रहे हैं कि आपने मोरल करेज नहीं, आपको पहले नादान कहा, मुझे कह रहे हैं आपने मोरल करेज नहीं। हालांकि मैंने कहा कि देखें यार, आप सही कह रहे हैं, एक फैसले का सर पैर दूसरे से नहीं मिलता। उन्होंने कहा लेकिन अगर आप मेरी जबान नहीं बोलेंगे तो फिर या नादान है या आपने मॉरल करिए, तो ये ज्यादती है थोड़ी, ये थोड़ी सी ज्यादती। और जो ज्यादती वज़ीर आला केपीके कर रहे हैं उस पर क्या आप लोगों का कहना है? वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से हम मुज़ाकरात करेंगे और चीजें सारी जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अभी इससे पहले जो हम बातें कर रहे थे वो अहम बातें हैं, मगर वो मजाक के पहलू में साथ के साथ ये बड़ा संजीदा मामला है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। एक तो वो जबान सुने,
जो ज़बान सुने वो बोल रहे हैं, वो जो उन्होंने मसल पता नहीं क्या क्या कि हम क्या मज़ारे हैं और क्या ज़बान और क्या तलखी, और जो वो उकसा रहे हैं लोगों को कि आप सड़कों के ऊपर बाहर निकलें, और इमरान खान साहब भी उकसा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सड़कों के ऊपर निकलो। तो ये जो 9 मई वाला सारा ढकोसला था कि कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का 9 मई से, ये क्या बात हुई? यानी आप वही बातें जो 9 मई पे तो जो आप कर रहे थे वो अब आप कह रहे हैं। मैं दोबारा से कहता हूँ जी, जो आपने 9 मई को किया वो अब आप कह रहे हैं कि दोबारा करो। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मुल्क में फसाद मचाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं मुल्क बर्बाद हो जाए। एक तो ये अहम पहलू है। दूसरी जो उसमें पहलू है वो ये है कि देखिए, अगर खारजा पॉलिसी, कुछ चीज़ें हैं जो आइन के तहत वफाक के पास हैं, वफाकी हुकूमत के पास हैं, जिसमें दिफा है, जिसमें खारजा पॉलिसी है। अब अगर खारजा पॉलिसी के मुतालिक आप ये कहें कि मेरी अपनी खारजा पॉलिसी, पंजाब कहे मेरी अपनी खारजा पॉलिसी, बलूचिस्तान कहे मेरी अपनी खारजा पॉलिसी, मान लें कि वो कहते हैं, तो फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी अपनी फौज होगी पंजाब की और बलूचिस्तान की। यानी एक फेडरल सब्जेक्ट है, आपने उसको कहा कि नहीं मैं तो अपनी खारजा पॉलिसी बनाऊंगा और मैं तो अलहदा से अफगानिस्तान के साथ एक गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान क्या, वो तो खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से अजीब सी बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की एक खारजा पॉलिसी है अफगानिस्तान से जो ताल्लुक़ रखती है और हम उसे लेकर चलेंगे। तो बलूचिस्तान भी कोई बनाएगा, बलूचिस्तान की कोई ईरान की पॉलिसी होगी, कोई भारत की पॉलिसी होगी, कोई पंजाब भी बनाएगा, कोई सिंध भी बनाएगा। तो फिर क्या हम आंगी रह जाएगी, वफाक कैसे चलेगा? और अगर आप ये मान लें कि ठीक है सूबे ही ये करेंगे, तो फिर फौज भी सूबों को अपनी अपनी बना लेनी चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी वो म्यूटनी जिसे 9 मई को करने की कोशिश की गई थी, वही म्यूटनी दोबारा से इंस्टिल की जा रही है। वही वफाक का स्ट्रक्चर, उस वक्त तो फौज पे सिर्फ हमला किया था, अब सिर्फ फौज पे तो कर ही रहे हैं। जो जबान इस्तेमाल की मुनासिब नहीं है, सबने सुन रखी है उनके जलसे की भी जबान, और जी कल परसों भी जो उन्होंने जबान बोली है। मगर अब वो इकाई जो वफाक की है उसको भी तोड़ने के दर पे हुए। तो जब आप वफाकी इकाई को भी तोड़ने की कोशिश करें और आप कहें कि मेरी अपनी आज खारजा पॉलिसी अपनी है, कल कहें मेरी फौज अपनी है, परसों कहें मेरी वो जो फाइनेंस जो फेडरल सब्जेक्ट है वो भी अपना है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या इकाई है, ये क्या मुल्क है? वो चाहते ये हैं कि फौज जिस तरह माजी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट इनको सहूलतकारी फराहम कर रही थी, जो अब वो मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं, वो दोबारा डिमांड कर रहे हैं। वो क्या शेर है भला सा कि अब तो इतनी भी मुयसर नहीं, मैं खाने में हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि सेकंड बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जनरल फैज हमीद का एक नेटवर्क था, ये फौज के अंदर जो है वो तकसीम करने की एक साजिश थी, जिसका भी आपने जिक्र किया, वो नाकाम हो चुकी है। अभी दोबारा फिर तहरीक इंसाफ का एजेंडा ये है कि उन्होंने दोबारा अवाम के माइंड्स को पोल्यूट करने के लिए, बदगुमानी पैदा करने के लिए अपने सोशल मीडिया को दोबारा फुल थ्रॉटल के साथ लॉन्च कर दिया है, और जिब्रान इलियास इज द गाय बिहाइंड इट। अब वो जो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो रियासत पाकिस्तान है वो इनको शहीद कर दे, क्योंकि अपनी जो पुअर इनकी जो कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो अपनी मिसाल आप है। यानी इससे ज़्यादा बुरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो बल्कि मैंने कल भी प्रोग्राम में मुतालबा किया था कि अभी अगर बहुत ताख़ीर होगी तो गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। लेकिन एक पहलू उसका ये ज़रूर है जो मैंने भी सोचा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके ये मैंने कहा कि जी गवर्नर रूल लगना चाहिए। लेकिन एक पहलू ये था कि जिस तरह ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, कारकर्दगी है नहीं, फिर कहेंगे जी लुट गए, मर गए, पिट गए, और फिर मजलूम बन के अवाम का तरस ले लेंगे, और कारकर्दगी तो उनकी सिफर से नीचे है। अब ये देख लें कि 11वां साल जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या इनका जो है एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो, ये काम ऐसा जिसको आप कह सकते हो कि जी लैंडमार्क काम है। अभी भी बन रही होगी मेट्रो कहीं ना कहीं, बीआरटी का कुछ हिस्सा रहता है, बीआरटी अभी भी कोई बीआरटी का कुछ हिस्सा, कहीं पुल गिर गया होगा, कहीं एयर कंडीशनिंग खराब हो गई होगी, कहीं वो ट्रेन बस उल्टी चलनी शुरू हो गई होगी, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अच्छा, और आपको एक और बात है, टका कर इन्होंने जो है ना जंगलात का सफाया किया है,
اور موقف یہ اپنایا ہوا ہے جی کہ ہم نے تو جناب درخت ہی درخت اگا دیے, 1 ارب بلین ٹری سونامی والا جو نام کیا اور پلس اس کے بعد کاٹ لیے. نہیں پتہ چلتا بعض دفعہ, اب مطلب بلین مطلب 1000 ملین, ہم کروڑ لاکھ کی بات کرتے ہیں, آپ اس میں بلین کہہ دیں اور پھر بولیں, کوئی پوچھے بلین کیا, بولو 1000 ملین. اب وہ کیا تقسیم کرے, پہلے بلین کو ملین کرے, پھر ملین کو کروڑ کرے, پھر کروڑ کو لاکھ کرے, پھر اس کو پتہ چلے. اچھا اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ پھر آپ دیکھیں آبادی کتنی ہے, اور آبادی میں وہ لوگ جو یعنی کچھ 14-15 سال سے لے کے کچھ 40-50-60 سال تک جو باہر نکل کے درخت وغیرہ لگا سکتے ہیں, جو بھی عمر ہے, اس عمر کے لوگ کتنے ہیں جی. اور پھر تھوڑی سی جینڈر کی بھی ہمارے ہاں کے پی میں کنزرویٹزم ہے, اس کو بھی تقسیم. تو وہ ٹوٹل جو لوگ بنتے ہیں, سوچیں کہ اگر وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں, اسکول بھی جانا چھوڑ دیں, ہسپتال بھی نہ جائیں, کاروبار بھی نہ کریں, نوکریوں پہ بھی نہ جائیں, اور دن سے رات تک درخت لگاتے رہیں, تو پھر آپ پوچھیں کتنے سال لگیں گے بلین ٹری, 1000 ملین ٹری لگانے میں. لیکن آپ کہتے ہیں یار میں باقی چیزیں اتنی کہہ دیتا ہوں اور بدل بھی دیتا ہوں, اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہی نہیں, تو میں بلین, یہ تو میرا احسان ہے, میں نے ٹریلین نہیں کہہ دیا. اب پوچھیں ٹریلین کتنا ہوتا ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ ہے ہمارے لاکھ کروڑ والا, ہمارے وہ جو لاکھ روپے کروڑ, اس گنتی کے اندر یہ بلین ٹریلین کے اندر ہم کھو گئے, اور انہوں نے کہا میں نے یہ سب درخت لگا دی نا 50 لاکھ. سر کہ میں بات تو کرنا چاہ رہا ہوں, خیر یہ تو پرانی باتیں ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ جو فارمر پرائم منسٹر اور آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے, از ہی ان ٹاؤن اسلام آباد؟ ان ٹاؤن اسلام نہیں, میرے خیال میں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, مری میں ہوں. آئے تھے نا کل؟ یہ مجھے ابھی نہیں معلوم, نہیں کیا انہوں نے, مجھے نہیں معلوم کہ واپس چلے گئے یہاں پر ہیں, میں نہیں جانتا. اچھا آپ کے علم میں نہیں, کیوں آپ جاننا چاہتے نہیں ہیں یا کیوں نہیں جاننا چاہتا میں تو, آپ کوئی آپ کو شاید ہی آپ کو مجھ سے بڑا کوئی ان کا مدعا ملے. مجھے کسی نے ایک دن کہا کہ وہ ایکٹیو نہیں, میں نے کہا ایکٹیو کیا نہیں ہے, کہنا نہیں پڑے گا. وہ کسی بات پہ تنقیدی لے رہے تھے, تو میں نے بولا کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو میں کل حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں. صحیح. اور میں نے یہ کہا کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو میاں شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑ کے چلے جائیں. اس وجہ سے یہ بات کرنی کہ کون ان سے ملنا نہیں چاہتا یا وہ کیوں کوئی انیکٹیو نہیں ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک دیکھا ہے کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے, اور جن آپ نے دیکھا ہے کئی جگہوں کے اوپر وہ میری وزارت کا میرا بھی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. سو ہی از کریٹیکل. وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے, سلیقے سے بڑھے, اور جہاں پہ ان کو چیز سمجھ نہیں آتی اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں. اور بیسیکلی وہ کچھ چیزوں پہ جو آپ کے نمبرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے جو بیوروکریسی بات کر رہی ہوتی ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کا اتنا وسیع تجربہ ہے نواز شریف صاحب کا. 2 مرتبہ سی ایم رہے ہیں, 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, پھر اپوزیشن لیڈر بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی شیڈو گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. تو ان کو اتنا پتا ہے کہ وہ جو چلاکیاں ہوتی ہیں نا بیوروکریٹس کی, وہ ان کو 1 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب اس کو چھوڑو نا, آپ جو کیے کرو. اور پھر وہ رستہ کہتے ہیں یہ رستہ, پھر آپ اس طریقے سے کر کے رستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار آپ کریں, تو وہ چیزوں کو سولوشن نکلاتے ہیں. 1990s کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹینیور دیکھیں, اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کام کیا. پھر آپ 2013 سے 2005 سال بھی پورے نہیں کرنے دیے انہیں, تو اس میں دیکھیں آپ جو سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ آئی, جو بجلی کا تمام جو ڈیفیسٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا یہاں اسلام آباد میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو 16-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. میں اکثر سوچتا تھا کہ جس جگہ پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بھائی بندی کر دو, اسٹون ایج میں تو ڈال دیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ان کی کارکردگی ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ان کا ٹینیورز, جو ان کے چھوٹے سے ٹینیورز, ایک یہ 3-4 سال کا پہلے جو چھوٹے چھوٹے ٹینیور جن میں موٹریں بھی دیکھی ہیں. جی ہاں, ان کا تو رستہ نزدیک ہو گیا ہے. جی ہاں, یہ تو آلموسٹ 1 گھنٹہ پہلے کتنا وقت, پہلے 3.5 گھنٹے لگتے, اور اب کتنا لگتا 1 گھنٹہ 45 منٹ. اور پھر اس کے باوجود اب یہ دیکھیں نا کہ ضمنی الیکشن کل ہوئے, تو ان الیکشنز میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً جتنی ووٹیں لی ہیں اتنی ہی ووٹوں کے مارجن سے ہاری ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب مانسیرا کا الیکشن وہ کس طرح ہارے.
आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे आज तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो कुछ जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर कोई सहूलतकारी प्रोवाइड करते हैं? मेरे ख्याल में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, आपके आ भी रही हैं। मैंने तो उनको कहा कि पार्टी के असल चेयरमैन तो आप पकड़े गए हैं। सही है। वो जो जेल में है मेहरबान हमारे, वो तो डिप्टी चेयरमैन थे। दूसरे भी जो है वो अब हैं तो बेसिकली तहलील के अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये मामला जो है अगले 6 से 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और बल्कि अगले फ्राइडे तक ये 7 दिन काउंट कर लें, बहुत सी चीजें एक सिमत की तरफ आ जाएंगी, या इधर या उधर। कि इधर क्या है और उधर क्या है। अगर तो देखिए, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाना इमरान खान का, ये इधर है या उधर है। मेरे ख्याल से मिलिट्री कोर्ट में जाना पड़ेगा इमरान खान को, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये भी देखना है। देखिए कोशिश बहुत सी अमेंडमेंट्स, पता नहीं न जाने आप किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा एक भी आईनी तरमीम आप करने में नाकाम हो गए तो फिर हुकूमत के लिए बहुत नहीं, आई थिंक हम आईनी तरमीम और कवानीन के हवाले से भी देखेंगे कानून बना सकते हैं जी, जब हमारे नंबर्स वो तो आपके पास अददी अक्सरियत है, आप गवर्नमेंट है, लेकिन आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत है। कोई बात नहीं, तो मैंने इसीलिए कहा ना उसी वक्त तरमीम करेंगे जब हमारे पास नंबर होंगे, तो इसमें क्या मसला है। अगर हमारे पास नंबर नहीं होंगे तो हम तरमीम नहीं करेंगे, अगर हमारे पास नंबर होंगे तो हम तरमीम कर देंगे, तो क्या मसला। मोस्ट लाइकली ये दोनों काम हो चुके होंगे। इंशाल्लाह आप अल्लाह से उम्मीद रखें और हौसला रखें, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वही होगा, और वही मुल्क के लिए बेहतर। एंड पर से गुड न्यूज़ मिलने हमारे आवाम को, पेट्रोल कितना सस्ता हो रहा है। पेट्रोल के अंदर कुछ देखिए, मैं एक वजाहत करता हूँ। एक तो ये है कि पेट्रोल का ताल्लुक, पेट्रोल की पाकिस्तान की कीमत का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी सतह पे जो भाव है तेल का उससे, और हमारे डॉलर और रुपए के आपस के ताल्लुक से होता है। और क्योंकि अब हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ गई, आपने देखा है, हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, नहीं हमारी इन्फ्लेशन तो अब सिंगल डिजिट्स में आ गई। ये पिछले साल 40% थी, 38% और 40%, याद रहे पिछले साल। अब ये 9% तक आ चुकी है। तरक्की की शरह आगे जा रही है। हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 6.5% पे बढ़ रही थी जी। तो अब ये तमाम चीज़ें जब आप देखें कि वो जो हमारे पॉलिसी रेट है, ये कर्जे हैं, वो भी नीचे, उसकी शरह सूद की वो भी नीचे आ रही है, तरक्की की शरह भी बढ़ रही है, हमारा IMF का प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है, हमारी फिच की रेटिंग्स भी बैनुल-अक़वामी सतह पे सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें देखें, करे भाई लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, भाई मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क में महंगाई कम हो रही है, मुल्क के जो ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मुल्क में IMF जो है उसने तकरीबन अंदिया दिया है कि हमारा केस जो है वो अप्रूव हो जाएगा जी। तो फिर मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपकी परफॉर्मेंस से अभी खुश नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा वो कहते हैं नॉट इनफ। So you have to work hard. We are working hard and we work hard. Let's see कि आप उनको जो है वो उनके मियार पर पूरे उतरते हैं। का मियार बहुत बुलंद है, हम बहुत कोशिश करेंगे और उनकी तनकीद हमारे लिए मशले राह होती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हसन साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आज़ाद डिजिटल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।